नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के सोशल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। पहली बार भारतीय राजनीति में ऐसा पड़ाव आया जहां सवर्ण के नाम से पहचानी जाने वाली जातियों को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए यूजीसी कानून खड्ड के तहत लाया गया। इस कानून का प्रथम उद्देश्य है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके चलते सवर्ण वर्ग शिक्षा से वंचित हो जाए। उनके अभिभावक स्वयं सामने आकर कहें कि तुम्हें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कारण वो तो शिक्षा ग्रहण करने गया, वहाँ उसे किसके षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ेगा वो स्वयं नहीं जानता है। अशिक्षित रहकर भी कम से कम वो सुरक्षित रह सकेगा। पिछड़ी जातियों की श्रेणी में बहुतेरे ऐसी भी जातियां हैं जिनसे लोग भिड़ने में डरते हैं। उनकी नस्लें भी ऐसी हैं जो साहस बहादुरी के रूप में जानी जाती हैं, जैसे समाज में जाट हैं, कुर्मी हैं, मल्लाह हैं, यादव हैं। इन समुदाय के बच्चों से कोई सवर्ण का लड़का टकराने का साहस तो नहीं करता है, बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनसे मित्रता बनाने पर बल देता है। वास्तविक स्थिति समाज की तो यही है। हालांकि दलित कही जाने वाली जातियों में भी बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जैसे पारसी समुदाय के, खटिक समुदाय के लोग, इनको भी बहादुर और साहसी कौम के रूप में जाना जाता है। लेकिन कानून में क्या प्रावधान किए गए, इन जातियों के बच्चों की शिकायत मात्र से सवर्ण का वो बच्चा जो वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसकी पूरी जिंदगी ही गहरी अंधेरी खाई में गिर जाए, जहाँ प्रकाश की कोई किरणें ही न दिखाई पड़ेंगी। बेशक स्वतंत्रता के बाद सरकारें कैसी भी रही हों, सब ने एक काम किया कि वो सवर्ण जातियों को निचले पायदान पर खड़ा करने का काम वो करते रहे। उसका कालांतर में परिणाम सामने आया कि अस्वीकृत मूल्य समाज में मान्य ही नहीं हुए, बल्कि वो हमारी प्रतिभा और बुद्धिमानी का प्रतीक बन गए। जैसे भ्रष्टाचार की संस्कृति, इसकी गहराई पर कभी गए हैं? जाकर के देखिए, कभी उन कारणों की गहराई में जाकर विश्लेषण करिए, तभी सारे तथ्य आपको आईने में दिखाई पड़ेंगे। वास्तव में चालबाज नेता और उनके नौकरशाह किसी आदर्शों को चिन्हित करते हुए सामाजिक विश्लेषण नहीं करते। उनका उद्देश्य मात्र इतना होता है कि उनके हाथ में अवसर आए हुए अवसर को अपने लिए और अपने समुदाय के लिए कैसे भुना सकते हैं। जो उनके हाथ अवसर लगा है, उन अवसरों को हमेशा हमेशा के लिए अपने समुदाय तक सीमित करने के उपायों के तहत ऐसी रणनीतियां बनाई जाती हैं। ऐसे लोग या राजनीतिक लोग चालबाज तो होते ही हैं, परंतु उनकी दृष्टि नाक के नीचे तक की जाती है। अपने नाक के नीचे उन्होंने देखा कि यहाँ का जनमानस अंग्रेजों का गुलाम था। गुलामी का कारण था जातियों में विघटन। अंग्रेज फूट डालो, राज करो के सिद्धांतों पर शासन करते चले आए थे। उसी नीति ने उन्हें ऐसा करने का मार्ग सुझाया, लेकिन अंग्रेजों की उस सफलता पर मंगल पांडे ने पहला आघात किया। ये मंगल पांडे सवर्ण जात के थे। उन्हें उनकी पीढ़ियों ने सिखाया था कि प्राणों का न्यौछावर करने की नौबत आ जाए तब भी वो अपने आदर्शों की रक्षा अवश्य करेंगे। समाज में कुछ विशिष्ट इतिहास होते हैं जिसे सभी जानते हैं। उसमें चाणक्य का नाम इतना विस्तारित हुआ कि हर वर्ग, हर आयु, हर संप्रदाय के लोग जानते हैं। चाणक्य क्या थे? सवर्ण थे। उनकी शक्ति, उनकी बुद्धिमत्ता थी, उनका ज्ञान था। यदि उनके ज्ञान को रोक दिया जाता तो चाणक्य घनानंद जैसे शक्तिशाली शासन का अंत नहीं कर सकते थे। नए साम्राज्य की स्थापना का विचार ही ना आता। यही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत को झकझोरने वाले मंगल पांडे के गौरव को कुचल दिया जाता तो आज भी भारत गुलाम ही रहता। यही कारण है कि देश को नए प्रकार से गुलामी की ओर ले जाने वाले यह चतुर राजनीतिक लोग उस वर्ग को ही समाप्त करने पर तुल गए, क्योंकि भारतीय घटनाएं बताती हैं कि लोगों की अस्मिताओं से खिलवाड़
करने में, जन जन तक जागरूक करने का कार्य ये श्रवण समाज करता रहा है। शिक्षा नहीं, शिक्षा विहीन व्यक्ति की श्रेणी तो पशुओं की होती है। यही कारण है कि ऐसे लोग श्रवण समुदाय को पशुओं की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध नजर आते हैं। आपने देखा है, टीवी चैनलों में सुना होगा कि ऐसे राजनीतिक चालबाज लोगों ने अपनी महानता को महिमा मंडित कराने के लिए कितनी कितनी चालें चली गई। उन चालों में हमारी सामाजिक सोच में कुछ विकृतियों के कारण उसका लाभ उन्हें अवश्य मिला। उन्हीं विकृतियों का लाभ उठाने के लिए प्रयास किए गए। हमारा सनातन समाज किसी के बारे में यदि ये जान लेता है कि किसी ने सालों साल हिमालय की गुफाओं में रहकर तपस्या की, तो ऐसा व्यक्ति उनके लिए पूजनीय बन जाता है, उसका वो अनुयायी हो जाता है। माना जाता है कि सवर्णों के पास तर्क बुद्धि होती है, परंतु चले आ रहे विश्वासों के कारण यहाँ वो मात खा जाता है और मात खाया भी है। मीडिया के माध्यम से चतुर राजनेताओं ने इस तथ्य को भली भांति जानते हुए अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रसारित कराया कि उन्होंने हिमालय में वर्षों तक तपस्या की। आम आदमी देखने तो गया नहीं था, परंतु विश्वास कर लिया। क्या इस विश्वास के पहले कभी किसी ने अपने उस विवेक का सहारा लिया था कि जो हिमालय में रहेगा, वो प्रकृति के सानिध्य में रहेगा, प्रकृति में से प्रेम करेगा। हिमालय में न जाने कितने संगीत हैं, कितने नाद हैं। वहाँ रहने वाले व्यक्ति ऐसी चालों को कैसे चल सकता है कि किसी वर्ग को ही नहीं, उसकी नस्ल को भी वध करने के बारे में सोच ले। बेशक चाहे कोई भी वर्ग का किसी भी जात को शिक्षा से वंचित करने का कार्य उस वर्ग का, उसकी पीढ़ियों का पूर्णतया वध यानी उसके अस्तित्व को नष्ट करने का जघन्य अपराध है। जहाँ तक ऐसे चालबाज को ये सोचकर अपना नायक बनाया, जिसके बारे में यह बताया गया कि यह आम नागरिक नहीं है, ये वो व्यक्ति है जो भीतर की चेतना जगाने के लिए हिमालय में साधनाएं की हैं। सालों साल हिमालय में तपस्या करने की अफवाहों ने उसे सामान्य मानव से ऊपर महामानव के रूप में लोगों ने देखा। वहाँ इस बात पर विचार नहीं किया गया कि इस तथ्य को प्रसारित कराने के पीछे किसका हाथ है। अरे उस भूमि में रहने वाला व्यक्ति कैसा होगा? वहाँ वो अकेला था, उसका सानिध्य केवल प्रकृति से था। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं रहता है। वहाँ ये नहीं दिखाना पड़ता है कि यदि वो टीक का वृक्ष है, देवदार का वृक्ष है, मूल की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण वृक्ष है। इन्हीं वृक्षों के कारण कम मूल्य के वृक्ष को, उनके मृत की क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल्यवान वृक्षों के अस्तित्व को समाप्त कर दिए जाएं। वहाँ का साधक दृष्टा भाव में जीवित रह सकता है, कारण बेशकीमती वृक्षों से घृणा करना और अन्य वृक्षों की सुरक्षा पर चालें चलने से क्या संभव हो सकता है। परंतु इन चालबाज राजनीतिकों के लिए ये सब कुछ संभव है। ऐसा भी नहीं है कि राजनीति में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति षड्यंत्र का भंडार भरा हो। ऐसे भी राजनेता सामने आए जिन्होंने समाज को तोड़ने की चालें बर्दाश्त नहीं की। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान देखने लायक है। यद्यपि योगी आदित्यनाथ पूर्ण राजनीतिक नहीं है, वो संत भी हैं, एक महत्वपूर्ण मठ के मुख्य महंत हैं। उनकी दिनचर्या में ईश्वरीय सत्ता पर उनका विश्वास है। ऐसी चालबाजियाँ उनके कोष में नहीं रहते। परिणाम है वो जैसे हैं वैसे ही सबके सामने स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। मैंने योगी आदित्यनाथ का नाम इसलिए लिया कि यदि राजनीति से जुड़े लोग बिना मुखौटा लगाए स्वयं को प्रस्तुत करें तो यहाँ का जन गण मन अपने को ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। समाज में के बहुतेरे ऐसे भी हैं जो यूजीसी कानून के पक्षधर दिखाई पड़ते हैं। वो स्वार्थ में इतना डूब गए कि श्रवण वर्ग को समाज की मुख्य धारा से पूर्णतया समाप्त करना चाहते हैं। दूसरा वर्ग जो सामर्थ्यवान है, परंतु सामाजिक विघटन के लिए सभी को चिन्हित करने से राजनीतिक नियंत्रण उनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए समाज में जो शक्तिशाली वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, उनके अंदर विश्वास को जगाने के लिए उन जातियों के संरक्षण की बातें एक्ट में कही गई।
उदाहरण के लिए कुर्मी, यादव, जाट को देख सकते हैं। सवर्णों के साथ साथ इन जातियों का वर्चस्व है। एक साथ पूरे समाज के विघटन को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। सवर्णों में जैसे राम मंदिर, धर्म के मुद्दों को लेकर उन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था, वैसे ही उसी प्रकार इन जातियों को ये दिलासा दिलाने के लिए कि इस घाव को भरने की दवा उनके पास है, इसमें वो सफल भी हो गए। इस प्रकार इन शक्तिशाली समुदाय के अंदर अपने प्रति विश्वास जगाने का ये रास्ता था। दूसरे पड़ाव में बारी उनकी है। कारण है सवर्ण अस्तित्वहीन हुआ तो आप प्रखर हो सकते हैं, आप उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकते हैं। आप खतरा बने तो यह आपके अस्तित्व को समाप्त करने से कहाँ चूकेंगे। यही क्रम चलना शुरू हो जाएगा। इतने में भी भविष्य के खतरों के बारे में कब सोचेंगे। आपके सामने साक्ष्य है। सवर्णों को उम्मीद थी बाद में उनकी पीढ़ियों के आत्मविश्वास को समाप्त करने के लिए ऐसा कानून लाना ताकि शिक्षा के अभाव में उसका आत्मविश्वास ही बढ़ जाए। मरा हुआ आत्मविश्वास मृत्यु का प्रतीक है। ऐसे जाट, यादव, कुर्मी जो पहले से ही शक्तिशाली वर्ण के रूप में पहचान बनाए हुए हैं, वो आपके अस्तित्व के बारे में क्या चालें चलेंगी, इसके बारे में अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बेशक ऐसी चालों को चलने में उन्होंने केवल भारतीय समाज को देखा है, विश्व के घटनाक्रमों को भी देखना चाहिए था। संसार में फ्रांसीसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसकी शुरुआत कुलीन वर्ग ने किया था, क्योंकि वह वर्ग जागरूक था। क्रांति वास्तविक विसंगतियों का परिणाम था। फलस्वरूप कुलीन वर्ग से क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग और अंत में सभी वर्गों में फैल गया। एक बात और, रूस में क्रांति की शुरुआत शांति, भूमि और रोटी के नारों से प्रारंभ होकर जारशाही का अंत करने में सफल हुआ था। वर्तमान में वास्तविक रूप से जीवन यापन के लिए हर आदमी संघर्ष में लगा है। वो शांत है, संसाधन का अभाव है। लोगों की दृष्टि को वहाँ जाने से रोकने के लिए भी ऐसे कानूनों को गढ़े गए ताकि मूलभूत समस्याओं पर लोग विचार ही न कर पाएँ और आपस में समाज जातियों में विघटित होता रहे। यूजीसी कानून हद से ज़्यादा हदों को पार कर गया। वास्तव में ये राजनीतिक लोग हैं। ये समझते हैं कि दुनिया की सारी चालबाजियों का ज्ञान उनके पास है। आम नागरिकों के बारे में उनकी धारणा को अब तो पहचानिए। ये मानते हैं कि जनगण मन की वो क्षमता ही नहीं होती है जिसके चलते उनके वास्तविक स्वरूप को देख सकें। हमारा समाज बहुलवादी जातियों का समाज रहा है। यहाँ पर जातीय भेद कभी नहीं दिखाई पड़े। इन राजनीतिज्ञों के कारण हमारे अंदर वैमनस्यताओं ने जन्म लिया। ऐसे काले बादल आए कि समाज विभिन्न जातियों के आपसी ईर्षा और जलन के रूप में देखे जाने लगे। आज जरूरत है, बादल तो घिराए हैं, लेकिन उसमें एकता बनाए रखने के लिए बादल घिराए फिर बजे गगन के मृदंग, थिरक उठे उठ अंग अंग, झूम झूम नाची तरुवल्लरी, पवन पंख आए तिर। इन नेताओं के चालों को विखंडित करते हुए पूरे समाज को एकजुट में आना होगा और पहले की तरह सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।